मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार, रसायन वाटिका चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे सॉलिड स्टेट के बारे में कि ठोस किसे कहते हैं। तो हमने देखते हैं यहाँ पर चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और पिछले लेक्चर्स में हमने सॉलिड स्टेट में ठोस के बारे में बताए थे कि ठोस क्या होता है। तो हमने बताए थे कि दृढ़ता के कारण निश्चित आकार एवं आयतनयुक्त पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म्स आया था दृढ़ता, रिजिडिटी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हम देखते हैं कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी, यानी इसका अंतराण्विक बल जो होता है वो काफ़ी प्रबल होता है, और अंतराण्विक बल प्रबल होने के कारण ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने स्थान से मूव नहीं करते हैं। तो जिसके कारण ये हमारा ठोस जो होता है वो दृढ़ होता है। तो हमने डिफिनीशन लिखाए थे ठोस का कि दृढ़ता के कारण निश्चित आकार एवं आयतनयुक्त पदार्थ की भौतिक अवस्था को ठोस कहते हैं। उसके बाद हमने ठोस को दो भाग में बांटे थे। तो हमने लिखाए थे ठोस को दो भाग में बांटे थे, यानी कि सॉलिड को हमने दो भाग में बांटे थे। पहला हमने बांटे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड हमने बांटे थे एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर हमने देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में बताए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, जो कि ठोस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर दो भाग में बांटे हैं। तो हम डिफिनीशन लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस कि वैसा ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, अवयवी कण जो होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम सब क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का व्यवस्था ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का व्यवस्था जो है वो रेगुलर नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। फिर हमने दोनों में अंतर बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हमने पहला अंतर बताए थे कि इनकी ज्यामितीय संरचनाएं नियत होती है, इनकी ज्यामितीय संरचनाएं नियत नहीं होती है, ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर नहीं होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होते हैं, इसमें लघु परासी होते हैं। अब हमारा यहाँ पर एक टर्म आता है आइसोट्रॉपिक। आखिर आइसोट्रॉपिक क्या होता है, जरा हम इस पर देखते हैं कि हमने देखे थे कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमारा एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक में देखते हैं कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें चारों और क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सेम होंगे, तो वो हमारा कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होंगे तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, एन आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। ये हमारा क्या कहलाते हैं, एन आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं, यानी कि इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, तो हमारा एन आइसोट्रॉपिक कहलाएंगे। यानी कि ये हमारा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें क्या मतलब है। फिजिकल प्रॉपर्टी से यानी कि इसका जो हमारा जो अपवर्तनांक होगा वो ऑल डायरेक्शन में सेम होगा, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक होगा ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। तो ये हमारा था सॉलिड के प्रकार कि सॉलिड को हमने दो भाग में बांटे हैं। पहला हमने बांटे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हमने एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए कि वैसा ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस बताए कि वैसा ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का हम उदाहरण लेते हैं, NaCl हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया,
सोना चांदी ये सब हमारा हो गया क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया। अक्रिस्टलीय ठोस में हम सब लेते हैं रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। फिर हमने दोनों के गुण के बारे में चर्चा किए थे। क्रिस्टलीय ठोस का गुण बताए थे कि इनकी ज्यामितीय संरचनाएं नियत होती है, ये भंगुर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इनमें अवयवी कण दीर्घपरासीय रूप से व्यवस्थित होते हैं और ये हमारा विषम देशिक होता है। फिर हमने बताए थे नेक्स्ट हमने बताए थे अमॉर्फस सॉलिड के बारे में और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो उसमें बताए थे कि उनकी ज्यामितीय संरचनाएं नियत नहीं होती है, वो भंगुर नहीं होते हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होते हैं और वो हमारा आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो अभी तक हमने उन दोनों में डिफरेंस बताए हैं। आज हम आप सबको चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो लिखेंगे हमसे हेडलाइन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो हमने क्रिस्टलीय ठोस को कितने भाग में बांटे हैं जरा देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम सब उनके नेचर ऑफ बॉन्ड के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं। पहला हम सब देखते हैं कि क्या है। पहला हमारा है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड हमारा है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड हमारा है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फोर्थ हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमने सॉलिड को किसके आधार पर, नेचर ऑफ बॉन्ड के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। और चारों को याद रखना बहुत ही आसान है, बिना पढ़े हुए चारों को हम याद रख सकते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ के है ना कम चीज़ को याद रखें तो ये अच्छा बात नहीं है। आप क्या करें, कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, तो एक हमारे ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद रख सकते हैं। क्या है ट्रिक, जरा देखेंगे कि चारों का डिफिनीशन आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट में आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने बताया है कि नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड के प्राकृतिक के आधार पर इसे 4 भाग में बांटे हैं। जैसे हमारा आयनिक है तो आप कह सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण किसके द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अगर कोवैलेंट है तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटेलिक है तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक दूसरे से धात्विक बंधन मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। और मॉलिक्यूलर कह सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। तो ये हमारा 4 प्रकार है। अब चारों को हम सब डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है आयनिक। देखते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब देखते हैं इसका पर। तो लिख सकते हैं द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन which constituent particles bonded by ionic bond is known as ionic क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल्स में हम सब लिख सकते हैं NaCl, MgSO4, CaCO3, etc। तो यहां पर हमने देखे
कि आयनिक है। अब आयनिक ठोस में हम कह सकते हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, MgSO4, CaCO3, इसको याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं, एक टर्म आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है इस पर हम सब चर्चा करते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो हमारा होता है उसको हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि दो विपरीत आयन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मान ली कि एक हमारा प्लस है, दूसरा हमारा माइनस है, और ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। अब ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट किस होगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट किस आयंस के रूप में पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आवेश हमारा विपरीत होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर क्या होगा, सेम आवेश होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो हमारा क्या है, अगर हमारा दोनों के बीच आवेश हमारा क्या है, विपरीत आवेश है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। अगर सेम आवेश होगा तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो इनके बीच जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मान लें कि हमने दे दिए Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, इनके बीच जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। इनका हम गुण की बात करते हैं तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो लिख लेंगे हम सब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण या अभिलक्षण कहते हैं। तो हम सब पहला पॉइंट्स को नोट करेंगे, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पहला पॉइंट है इनकी ज्यामिति, संरचना, नियत होते हैं। दूसरा, ये भंगुर होते हैं। तीसरा, इनका MP मेल्टिंग पॉइंट एवं BP बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, इनमें अवयवी कण आयन के रूप में पाई जाती है। इनमें जो अवयवी कण है वो किसके रूप में पाई जाती है, आयन के रूप में। तो पहला पॉइंट बताए, इनकी ज्यामिति संरचनाएं नियत होते हैं, ये भंगुर होते हैं। तीसरा पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, उच्च होता है। इनमें अवयवी कण आयन के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट हम सब आते हैं, और पांचवा पॉइंट है ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हमने पढ़े हैं कि हमारा जो आयन होता है जब ये ठोस अवस्था में होता है तो आयन के बीच जो कौन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी प्रबल होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रबल होने के कारण कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने स्थान से मूव नहीं करते हैं, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जब ये द्रवित अवस्था में आते हैं तो ये इनके आयन क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे हम NaCl, अब ये NaCl हमारा क्या है, मोल्टेड स्टेट में है, गलित अवस्था में है, तो ये Na+ बनाएगा और Cl क्या करेगा, माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आयन क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आयन स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। इसे की उदाहरण हम याद कैसे रखेंगे, जिस पर हम सब चर्चा कर रहे हैं कि NaCl को कैसे पहचानेंगे कि ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कि कौन सा हमारा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। तो उसको याद रखने का एक आसान सा आपको ट्रिक बताते हैं। याद रखेंगे कि वहाँ पर दो ग्रुप यानी S ब्लॉक के एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब S ब्लॉक के एलिमेंट में उसको हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो S ब्लॉक में आपने देखे थे हाली न कर रब से फरियाद, और दूसरा ग्रुप बताए थे बेटा मांगे कनिया सुंदर बाप राजी। तो यहाँ पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर हमारा पहला और दूसरा ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स होगा वो किसी अन्य एलिमेंट या कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स बताए थे, NaCl हो गया, MgSO4 हो गया, CaCO3 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर Na हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, Mg सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, Ca भी हमारा क्या है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसको पहचानने का एक आसान तरीका है कि पहला और दूसरा ग्रुप का एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट या कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप्स की ओर, और सेकेंड टाइप्स में हम आते हैं कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की ओर। सेकेंड हमारा है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम सब नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नेटवर्क कहने का क्या मतलब है, नेटवर्क कहने का मतलब है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो इसका हम डिफिनीशन पहले लिखते हैं फिर हम समझाते हैं। तो देखते हैं कोवैलेंट में द crystalline solid in which constituent particles bonded by covalent bond is known as कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमने बताया है द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉन एज क्या होगा, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर एक टर्म आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। आखिर ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो कोवैलेंट याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से जो बंधन का निर्माण होता है उसे हम सब क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि मान लें कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जितना आप दे रहे हैं उस चीज़ सामान को खरीदने में उतना ही हम देंगे, और इससे जो सामान खरीदाएगा वही जो बॉन्ड बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। यानी जितना आपका अधिकार है उस सामान पे उतना भी मेरा ही अधिकार है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जितना इक्वल शेयरिंग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से जो बंधन का निर्माण होता है उसे हम सब क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। दूसरी नेक्स्ट बात है कि इसको हम सब नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो ये नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं, नेटवर्क टाइप के जुड़े होते हैं।
चलिए अब आते हैं इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में इसको कह सकते हैं सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के गुण या अभिलक्षण। और पहला पॉइंट बताइएगा कि चूंकि याद रखिएगा बहुत कॉमन पॉइंट है, ठोस है तो निश्चित है इसकी ज्यामितीय संरचना क्या होंगे, नियत होंगे, ये भंगुर होंगे, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। याद रखेंगे इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, इनका गुण था। तो हमने पहला पॉइंट बताते हैं इनकी ज्यामिति संरचना नियत होते हैं। सेकंड पॉइंट्स ये भंगुर होते हैं। थर्ड पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। फोर्थ पॉइंट इनमें अवयवी कण परमाणु के रूप में पाई जाती है। और फिफ्थ पॉइंट ये विद्युत के कुचालक होते हैं अपवाद में, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अपवाद में हम तो क्या करेंगे, ग्रेफाइट को लेंगे। तो पहला पॉइंट हमें बताए इनकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, नियत होती है, ये भंगुर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इनमें अवयवी कण परमाणु के रूप में पाई जाती है, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब बाद में हम तो क्या याद रखेंगे, ग्रेफाइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर ग्रेफाइट क्या है, हीरा कैसे होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डायमंड और यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेफाइट। अब डायमंड में देखते हैं कि हमारा एक कार्बन से, यहाँ पर देखते हैं एक कार्बन से जो होता है वो 4 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर हमारा एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। मतलब एक नेटवर्क ये बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, और इसी नेटवर्क के द्वारा वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये नेटवर्क बनाता है। तो कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। तो ये चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ये बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं। तो इनका संकरण जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन, वो sp3 होगा। लेकिन ग्रेफाइट में जो होता है वो एक कार्बन से केवल 3 ही कार्बन जुड़ते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए इनका संकरण जो होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। ये देखते हैं कि हमारा जो होते हैं, निश्चित है कि यहाँ पर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में, तो इसलिए हमारे विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक होंगे। लेकिन यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। नेक्स्ट कह सकते हैं कि इनमें एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़ी होती है, इनमें एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ी होती है। थैंक यू।